तलबा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद के खैरियत से होंगे और इन डिजिटल लेसन्स का बहुत लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे, इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम हमारी दरसी किताब से एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, तो फिर चलिए हम उस सबक का आगाज़ करते हैं। आज के इस सबक का नाम निस्बत और इसका इतलाक़ है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये जो ख़त आपको नज़र आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये ख़त छोटा है या बड़ा है? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक ख़त खींचकर इसको बड़ा या छोटा हम कैसे बताएं। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी उलझन को दूर कर देता हूँ। क्या आप इन दो खतूत का तक़ाबुल कर सकते हो? जी हाँ, ये जो पीले रंग का ख़त है, ये ख़त इस सफ़ेद रंग के ख़त से बड़ा है और यह सफ़ेद रंग का ख़त छोटा है। चलिए बच्चों, क्या आप इस आदमी के ख़त के ताल्लुक़ से कुछ कह सकते हो? ये आदमी का ख़त बड़ा है या कम है? अब इन दो आदमियों के दरमियान जब हम तक़ाबुल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आदमी का ख़त इस आदमी से बड़ा है और इस आदमी का ख़त छोटा है। अब क्या कहते हो? जिस आदमी को आपने ख़त में कम कहा, उसका ख़त अब इस तीसरे वाले आदमी से बड़ा है, जबकि इस आदमी का ख़त इन तीनों में सबसे पस्त ख़त इंसान ये है। ये बकरा है और ये बकरे का बच्चा है। इनके औज़ान में आप फ़र्क बता सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये बड़ा बकरा है, लिहाजा इसका वज़न भी ज़्यादा होगा। अज़ीज़ बच्चों, जी हाँ, ये बस है, ये भी बस है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या आप इन दोनों का तक़ाबुल कर सकते हो? ये सिंगल बस है, ये डबल बस है। इन दो बिल्डिंग्स में एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है। ये छोटी बिल्डिंग और ये बड़ी बिल्डिंग, इस बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई इस छोटी बिल्डिंग की दुगनी है। क्या समझ में आई बात? अज़ीज़ बच्चों, हम जब तक़ाबुल करना चाहते हों तो कम से कम दो अशिया या दो आदमी हों, तब उनका हम तक़ाबुल कर सकते हैं। यानी तक़ाबुल करने के लिए दो या दो से ज़ायद अजसाम या मक़दारों की या अशिया की ज़रूरत हमको होती है। हमारे खाने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये गोभी है, ये तो अक्सर सब बच्चे जानते ही हैं। ये टमाटर है। आप गौर कीजिए, अब देखिए, आप इससे पहले की स्लाइड में जो देखे हैं कैबेज और 3 टमाटर्स थे। यहाँ पर अब शायद आपको इसका पूरा मफ़हूम समझ में आ गया होगा। जी हाँ, यहाँ हमने कैबेज का वज़न इन टमाटर के साथ किया है। एक कैबेज का वज़न इन 3 टमाटर के वज़न के बराबर है। आदमियों के ख़द का तक़ाबुल किया। अज़ीज़ बच्चों, हमने खतूत का तक़ाबुल किया है और आदमियों के ख़द का तक़ाबुल किया है। उसके बाद फिर जानवर के वज़न का तक़ाबुल किया है। आपने गौर किया है, हमने ख़द का तक़ाबुल इंसान के ख़द के साथ किया, ख़त के तूल का तक़ाबुल ख़त के तूल के साथ किया, बड़े बकरे का वज़न छोटे बकरे के वज़न के साथ किया। यहाँ पर हमने कैबेज का वज़न टमाटर के साथ किया है। बिल्डिंग्स की हाइट का वज़न बिल्डिंग की हाइट के साथ किया। तो मतलब ये है कि हम जिन्स यानी एक ही एकसा इकाई वाली मक़दारों का हमने तक़ाबुल किया है। हमने तो ऐसा नहीं किया कि ख़द का तूल कैबेज के वज़न के साथ या फिर इंसान का ख़द और जानवर के वज़न के दरमियान तक़ाबुल हमने नहीं देखा। हम तक़ाबुल हम जिन्स मक़दारों का किए हैं। जैसा कि अब गौर कीजिए, दूध है, ये पानी है और ये तेल है। हम जब तक़ाबुल करेंगे तो दूध पानी से ज़ायद है या फिर पानी तेल से कम है, इस तरह से, चूँकि इन तीनों का हजम मालूम किया जाता है, दूध का लीटरों में या मिलीलीटरों में, उसी तरह से पानी और तेल का भी लीटर और मिलीलीटरों में उसकी पैमाइश की जाती है। यानी ये तीनों मायात हैं, इनका हजम मालूम किया जाता है। चूँकि इनकी इकाई एकसा है, लिहाजा इन तीनों को हम जिन्स मक़दारें कहेंगे। जिस तरह से हमने तरकारी का वज़न देखा, वो भी हम जिन्स मक़दारें हैं। इंसानों का ख़त देखा, वो भी हम जिन्स मक़दारें हैं। तो बात ये समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए, एक 10 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है। यानी अगर हम तक़ाबुल करना चाहें कि 10 रुपये का नोट 100 रुपये से कितना कम है, ये चूँकि रुपये हैं, लिहाजा इनका तक़ाबुल मुमकिन है। ऐसी मक़दारें जिनकी इकाइयाँ मसावी होती हैं, उनको हम जिन्स मक़दारें कहते हैं।
ठीक है, मकदारें जिनकी इकाइयाँ मसावी होती हैं उन्हीं का हम तकाबुल करते हैं। तो निस्बत क्या है? दो हमजिन्स मकदारों का तकाबुल। सबसे पहले तो हमने हमजिन्स मकदारें किसे कहते हैं उसको मिसालों के ज़रिए से, स्लाइड्स के ज़रिए से समझा है। जिनकी इकाइयाँ मसावी होती हैं उनको हम हमजिन्स मकदारें कहते हैं। अगर दोनों हमजिन्स मकदारों का हम तकाबुल करते हैं तो उसको हम निस्बत कहते हैं। निस्बत को हम यहाँ पर आपको जो ये कोलन की ऊपर एक नुक्ता और नीचे एक नुक्ता है, इस अलामत से हम निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। निस्बत दो मकदारों का तकाबुल है। दो मकदारें वो भी कैसी होनी चाहिए? हम जिन्स मकदारें होनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने मैंने दो मकदारें ली हैं, ए और बी। अगर ए और बी दोनों हम जिन्स मकदारें हैं तब हम इनका निस्बत मालूम कर सकते हैं। निस्बत मतलब उन दोनों का हम तकाबुल कर सकते हैं। जब दो मकदारें अगर निस्बत में हों, हम इस तरह ए निस्बत बी की तरह, यहाँ देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं और इसको ए निस्बत बी पढ़ा जाएगा। निस्बत की दोनों मकदारें हैं ए और बी, और इनको हम निस्बत के अरकान कहते हैं। पहली मकदार ए है, इसको हम मुक़द्दम एंटीसीडेंट कहते हैं, और दूसरी मकदार बी है और इसको हम सानी कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। हमने देखा है ख़त के तूल का तकाबुल ख़त के तूल के साथ किया हमने, जानवर के वज़न का तकाबुल जानवर के वज़न के साथ किया है। उसी तरह मायात का जो हजम मालूम किया जाता है, हजम का तकाबुल हजम के साथ किया जाएगा। वक्त का तकाबुल वक्त के साथ ही किया जाएगा। रुपये का तकाबुल रुपये के साथ ही किया जाएगा, और रफ्तार का तकाबुल रफ्तार के साथ ही किया जाएगा। निस्बत में इकाइयाँ यानी हमजिन्स मकदारें जिनकी इकाइयाँ मसावी होती हैं उन्हीं के दरमियान तकाबुल मुमकिन है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। निस्बत में हम हमजिन्स मकदारों का ही तकाबुल करते हैं, और हमजिन्स मकदारें वो होती हैं जिनकी इकाइयाँ मसावी होती हैं। यानी ए निस्बत बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। चुनाचे दो मकदारों का तकसीम के ज़रिए तकाबुल निस्बत कहलाता है। लिहाजा हम दो मकदारों का तकसीम के ज़रिए तकाबुल करते हैं। दो मकदारों का तकसीम के ज़रिए तकाबुल करना निस्बत कहलाता है। ऊपर की मिसाल में हमने गोभी का वज़न 3 टमाटर के वज़न के मसावी था, हमने गौर किया था। मान लीजिए कि गोभी का वज़न 300 ग्राम का है और एक टमाटर का वज़न 100 ग्राम है, तब गोभी और टमाटर के औज़ान में जो निस्बत होगी उसको हम 300 निस्बत 100 लिखेंगे। अभी हमने देखा है 300 निस्बत 100 को हम 300 बटा 100 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, 100 का तो पहाड़ा आप जानते हैं, 100 एकन 100 हो गया और 100 तिया 300 हो गए। लिहाजा गोभी और टमाटर के औज़ान में निस्बत 3 निस्बत 1 होगी, यानी गोभी का जो वज़न है वो टमाटर के वज़न का 3 गुना है। 100 ग्राम का एक टमाटर है, 3 टमाटर हो गए हैं तो एक गोभी के वज़न के बराबर हुआ है। तो लिहाजा 100 तिया 300 यानी गोभी का वज़न टमाटर का वज़न का 3 गुना है। अगर हम टमाटर को गोभी के साथ अगर निस्बत मालूम करना चाहें तो टमाटर का वज़न गोभी के वज़न के निस्बत में कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, तो 1 निस्बत 3 होगा। इसको हम 1 बटा 3 लिखेंगे। 1 बटा 3 का मतलब क्या हुआ, गोभी के वज़न का 1/3। अगर गोभी के 3 मसावी हिस्से कर दिए जाएं तो एक टुकड़ा गोभी का 1 टमाटर के वज़न के मसावी होगा। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि टमाटर का वज़न गोभी के वज़न के साथ अगर निस्बत में देखा जाए तो 1 निस्बत 3 होगा, यानी टमाटर का वज़न गोभी के वज़न का 1/3 है। यहाँ पर बच्चों एक सवाल है, 4 निस्बत 6। इस 4 निस्बत 6 को अक़ल तरीन शक्ल में ज़ाहिर करना है। 4 निस्बत 6 को हम 4 बटा 6 लिख सकते हैं। 4 बटा 6, 4 निस्बत 6 को हम 4 बटा 6 लिखे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ इन दो हिस्सों को, ऊपर शुमार कुनिंदे में 4 है और नसब नुमा में 6 है, इस एक सवाल को आप गौर से समझ लीजिए तो अगले सवालात आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 4 शुमार कुनिंदे में है और 6 नसब नुमा में है, तो हम 2 के पहाड़े से हम 4 को भी तकसीम कर सकते हैं और 6 को भी तकसीम कर सकते हैं। यानी 4 और 6 2 से तकसीम होने वाले आदाद हैं, लिहाजा हम 2 से तकसीम करने की कोशिश करेंगे। 2 दूनी 4 हो गया है और इस तरह 2 तिया 6 हो गया है। ऊपर 2 है और 3 नसब नुमा में हासिल हुआ। ये चूँकि 2 और 3 मुफर्रिद आदाद हैं, ये तकसीम नहीं हो सकते हैं किसी और से, लिहाजा हम इसको यहीं पर रोकते हैं। 2 बटा 3 इसको हम फिर 2 निस्बत 3 की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। ये 4 निस्बत 6 की अक़ल तरीन शक्ल है। 4 निस्बत 6 को हम 2 निस्बत 3 की सूरत में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी 4 निस्बत 6 की अक़ल तरीन शक्ल 2 निस्बत 3 है। चलिए आपकी मश्क नंबर 1 से एक सवाल हमने लिया है। यहाँ पर
100 रुपये और 10 रुपये के दरमियान आपको निस्बत मालूम करना है, और न सिर्फ निस्बत मालूम करना है बल्कि उसको अक़ल तरीन सूरत में भी आपको ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 100 रुपये निस्बत 10 रुपये, यानी 100 रुपये और 10 रुपये के दरमियान आपको निस्बत बतलानी है, तो हमने इसको निस्बत सूरत में लिखा है। अभी हमने देखा निस्बत को हम इस तरह बटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो 100 रुपये बटा 10 रुपये, 10 एकन 10, आप 10 का पहाड़ा बेहतर जानते हैं, 10 दहा 100, ऊपर 10 है नीचे 1 बच गया है, यहाँ पर रुपया लिखा गया है, ये इकाई है। इस इकाई का क्या करेंगे, चूंकि ऊपर भी रुपया है नीचे भी रुपया है, लिहाजा हमने इसको भी काट दिया है। अब बचा क्या है, सिर्फ 10 बटा 1। 10 बटा 1 जो हासिल हुआ है ये इसकी अक़ल तरीन सूरत है, इसको हम 10 निस्बत 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। इस सवाल में आपने शायद गौर किया होगा, यहाँ जो इकाई थी शुमार कुनिंदे की इकाई को हमने नसब नुमा की इकाई से काट दिया है, अब कोई इकाई यहाँ पर बाकी नहीं रही। तो इससे बात ये समझ में आती है कि निस्बत एक अदद है, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो 100 निस्बत 10 यानी 100 रुपये और 10 रुपये के दरमियान निस्बत 100 निस्बत 10 होगी, और इसकी अक़ल तरीन शक्ल 10 निस्बत 1 होगी। सवाल नंबर 2 हमने लिया है उसी मशक से। ये एक रकम है 1,60,000 रुपये। इस 1,60,000 रुपये को 3 निस्बत 5 में तकसीम किया गया हो तो कम हिस्से की रकम क्या होगी। पहले हमने क्या हमको दिया है पहले उसको नोट कर लेंगे। हमें 1,60,000 रुपये दिए गए हैं और उनको किस निस्बत में तकसीम करना है वो बात को हम समझने की ज़रूरत है। 3 निस्बत 5 की निस्बत में हमें तकसीम करना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक सुहेब और एक खुबैब, 2 दोस्त के नाम हैं। खुबैब को 3 हिस्से इस रकम में से देना है जबकि सुहेब को 5 हिस्से देना है। बच्चों गौर कीजिए, खुबैब को 3 हिस्से देना है और सुहेब को 5 हिस्से देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जुमला जो 1,60,000 रुपये हैं उसके जुमला आपको 8 हिस्से करने हैं। जब आप 8 हिस्से करोगे तो 3 हिस्से आप खुबैब को दे पाओगे और 5 हिस्से आप सुहेब को दे पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस दी गई रकम के जुमला 8 हिस्से बनाएंगे, यानी जो निस्बत हमको दी गई है 3 निस्बत 5, इसका मजमुआ 8 हुआ है। हम निस्बत के हिस्सों को जमा करेंगे और जुमला रकम को 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे। चूंकि खुबैब को हम 3 हिस्से दे रहे हैं और सुहेब को 5 हिस्से दे रहे हैं, जाहिर सी बात है चूंकि खुबैब को 3 हिस्से मिल रहे हैं तो कम हिस्सा उसी का होगा, तो लिहाजा हम 3 बटा 8 लिखेंगे, यानी 8 हिस्सों में से 3 हिस्से खुबैब को दिए जा रहे हैं, 8 में से 3, और जुमला रकम 1,60,000 रुपये से ज़रब दी जाएगी। अब इसको हम तकसीम करेंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 कट गया। अब 8 सिफर सिफर, फिर 8 सिफर सिफर, फिर 8 सिफर सिफर, फिर 8 सिफर सिफर। इस तरह से ऊपर के 1,60,000 को हमने 8 से तकसीम कर दिया है। चूंकि नीचे नसब नुमा में 1 हमको हासिल हुआ है, अब तकसीम का अमल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगला अमल हमारे सामने ज़रब का बाकी है। 3 ज़रब 20,000, जब 20,000 को आप 3 से ज़रब दोगे तो आपको 60,000 रुपये हासिल होंगे। तो कम हिस्से की रकम 60,000 रुपये है, यानी खुबैब को 60,000 रुपये मिलेंगे। तब जुमला 1,60,000 रुपये में से 60,000 रुपये खुबैब को चला गया है तो 1,00,000 रुपये बच जाएगा जो कि वो सुहेब को मिलेगा, यानी ये ज़्यादा हिस्से वाली रकम होगी। ज़्यादा हिस्से वाली रकम 1,00,000 की होगी, लेकिन हमको सवाल में सिर्फ कम हिस्से की रकम पूछा है। हमारे जवाब को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए एक तीसरा सवाल, गार्डन घोंघे गार्डन स्नेल की रफ्तार 50 मीटर फी घंटा है जबकि चीता की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। रफ्तारों के दरमियान आपको निस्बत मालूम करना है। अजीज बच्चों, इस सवाल में दोनों इकाइयां आपके सामने मौजूद हैं। एक गार्डन घोंघा है, इसकी रफ्तार 50 मीटर फी घंटा है। गौर कीजिए, 50 मीटर फी घंटा गार्डन स्नेल की रफ्तार है, जबकि चीता की रफ्तार क्या बताई गई है, 120 किलोमीटर फी घंटा है। गौर कीजिए, हमने जो तारीफ सीखी है, हमने क्या तारीफ सीखी है, निस्बत 2 हमजिन्स मकदारों का तकाबुल है। जबकि हमजिन्स मकदारें किसे कहते हैं, जिनकी इकाइयाँ मसावी हों। लेकिन इस सवाल में दोनों जानवरों की जो रफ्तारें दी गई हैं, हाँ बिल्कुल रफ्तारें तो यकीनन रफ्तारों के दरमियान निस्बत हम तकाबुल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इकाई दी गई है, गार्डन घोंघे की जो रफ्तार दी गई है वो मीटर फी घंटा में दी गई है, जबकि चीता की जो रफ्तार दी गई है वो किलोमीटर फी घंटा में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, या तो
गार्डन स्नेल की रफ्तार को किलोमीटर फी घंटा में बदलेंगे, या फिर चीता की जो रफ्तार है किलोमीटर फी घंटा की, इसको हम मीटर फी घंटा में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इकाइयों को तब्दील करके अगर दोनों की इकाइयाँ इकसा कर दें तब हमें कंपेयर करने में, तकाबुल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया गया है कि गार्डन स्नेल की रफ्तार 50 मीटर फी घंटा है, जबकि चीता की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। चूंकि दोनों की रफ्तारों की इकाइयाँ मुख्तलिफ हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको एकसा करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये चॉइस किया है कि चीता की रफ्तार जो कि किलोमीटर फी घंटा में दी गई है, इसको मैं मीटर फी घंटा में तब्दील करूं। उसके लिए हमें इस ज़ाब्ते को या इस उसूल को जानना ज़रूरी है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के मसावी है। चूंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के मसावी है, लिहाजा 120 किलोमीटर मतलब 120 ज़रब 1000 मीटर। जुमला कितना हुआ देखिए, सैकड़ा, हजार, दसर, लाख, 1,20,000 मीटर। 120 किलोमीटर का मतलब है 1,20,000 मीटर। चीता की रफ्तार 1,20,000 मीटर फी घंटा है। अब चूंकि दोनों की रफ्तारों की इकाइयां मीटर फी घंटा में आ चुकी हैं, लिहाजा हम इनकी अब तकाबुल करेंगे। गार्डन घोंगे की रफ्तार निस्बत चीता की रफ्तार मसावी है 50 निस्बत 1,20,000। चूंकि 50 निस्बत 1,20,000 है, इसको हम तकसीम के तरीके में लिखकर तकसीम कर देंगे। देखिए सिफर सिफर कट गया, पहले तो मैंने इकाई के सिफर को तकसीम कर दिया है। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गया है, 2 बचा, 2 के बाजू में सिफर है, लिहाजा 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, फिर 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर हो चुका है। लिहाजा अब मीटर फी घंटा ये इकाई है, ये भी एक इकाई है, दोनों को हमने तकसीम कर दिया। अब बचा क्या है, सिर्फ 1/2400। ये हो गई अक्ल तरीन सूरत, यानी गार्डन घोंगा और चीता की दरमियान जो रफ्तार में निस्बत है वो 1:2400 की है। यही हमारा जवाब होगा। अजीज बच्चों, ज़ुहैब और खुबैब दोनों भाई हैं। खुबैब और ज़ुहैब की उम्रों में 5:3 की निस्बत है, यानी खुबैब की उम्र 5 साल है तो ज़ुहैब की उम्र 3 साल है, यानी 5:3 इनकी उम्रों में निस्बत है। उसी तरह से सुहैब और उसैद के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो उम्रों में निस्बत है वो 20:12 है, यानी सुहैब की उम्र 20 साल है और उसैद की उम्र 12 साल है। 20:12 को अगर हम अकल तरीन सूरत में लिखना चाहें तो इस तरह पहले उसको हम तकसीम की सूरत में बदलेंगे। 4 के पहाड़ से तकसीम करा हूँ, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, लिहाजा हमको अकल तरीन सूरत 5/3 हासिल हुई है। इसको हम 5:3 में लिख सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, यहाँ खुबैब और ज़ुहैब की उम्रों में जो निस्बत है, सुहैब और उसैद उम्रों में ये जो निस्बत आ रही वो बराबर है। ये भी 5:3 आ रही, वो भी 5:3 है, लेकिन बज़ाहिर 20:12 हमको नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी अकल तरीन सूरत 5:3 है। खुबैब और ज़ुहैब की उम्रों की निस्बत सुहैब और उसैद की उम्रों की निस्बत के मसावी हमको हासिल हो रहा है। जब कभी दो निस्बतें आपस में मसावी हों तब हम कहेंगे कि ये तनासुब में हैं। तनासुब, प्रपोर्शन, निस्बतों को उस वक्त तनासुब में है कहा जाता है जबकि वो मसावी हैं, जैसा कि आप इससे पहले की मिसाल में देखें हैं। यहाँ तनासुब के लिए हम अलामत 4 नुक़ात का इस्तेमाल करते हैं जो नज़र आ रहे हैं। 4 अरकान ए, बी, सी और डी के दरमियान जो निस्बत होती है उसको ए निस्बत बी मसावी है सी निस्बत डी लिखा जाएगा, यानी 2 अरकान ए निस्बत बी और 2 अरकान सी निस्बत डी, ये 2 अरकान की निस्बत, ये 2 अरकान की निस्बत आपस में मसावी है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये 4 अरकान तनासुब में हैं। अगर 4 अरकान तनासुब में हों तब उनको ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी के लिखा जाएगा, इसको हम तनासुब में हैं कहेंगे। 4 मकदारों ए, बी, सी और डी को बितरतीब पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा और चौथा रुकन कहते हैं। ए पहला है, बी दूसरा रुकन है, सी तीसरा और डी चौथा रुकन है। पहले और चौथे अरकान यानी ए और डी को हम तरफैन, एक्सट्रीम्स कहेंगे, जबकि दूसरे और तीसरे रुकन को बी और सी को वस्ताइन, मीन्स कहते हैं। देखिए ए और बी ये 2 अरकान हैं, ये दोनों निस्बत में हैं। उसी तरह से सी और डी ये दोनों भी निस्बत में हैं। ये दोनों चूंकि आपस में मसावी हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर इसको तनासुब में लिखा है, यानी ये 2 निस्बतें तनासुब में हैं तब हमको मसावी की सूरत में लिख सकते हैं। तब हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए निस्बत बी को ए बटा बी लिखेंगे, मसावी की अलामत मसावी रहेगी, सी निस्बत डी को हम सी बटा डी लिखेंगे। यहाँ एक अमल करेंगे हम, ज़रबे चली पाई का अमल, यानी ए जो कि शुमार कुनिंदा है पहली कसर का, डी जो कि नसब नुमा है दूसरी कसर का, इन दोनों को आपस में ज़रब दिया जाएगा, ए से डी को, और उसी तरह से बी जो कि पहली कसर का नसब नुमा है और सी जो कि दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा है, इन दोनों को ज़रब देकर लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। आप जानते हैं ए और डी तरफैन हैं,
बी और सी वस्ताइन है। यहाँ पर तरफ़ैन का हासिल ज़रब है, मसावी है, ये बी और सी वस्ताइन है इन दोनों के हासिल ज़रब के। तो यहाँ पर एक उसूल हमको हासिल हुआ है, वस्ताइन का हासिल ज़रब मसावी होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। अजीज़ बच्चों, इस तनासुब के लिए ये उसूल बहुत ही अहम उसूल है, इसको आप अगले सवालात के हल करने में बारहा इस्तेमाल करेंगे। तरफ़ैन का हासिल ज़रब हमेशा मसावी होता है वस्ताइन के हासिल ज़रब के, चूँकि तरफ़ैन कहते हैं ए और डी को और वस्ताइन कहते हैं बी और सी को। तो ए और डी का हासिल ज़रब मसावी होता है बी और सी के। आखिरी दो अरकान का हासिल ज़रब दरमियानी दो अरकान के हासिल ज़रब के मसावी होता है। आप आसानी से इस बात को याद रख लीजिए। चलिए एक मिसाल, 2/5 मसावी है 6/डैश, यानी एक गायब शुदा रुकन है, चौथा रुकन है, उसको मालूम करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि दिए गए अरकान हैं तनासुब में है, लिहाजा हम पहला रुकन ए लिखेंगे, दूसरा रुकन बी, तीसरा सी, डी रुकन हमको मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि पहले और आखिरी रुकन को तरफ़ैन कहते हैं, दूसरे और तीसरे रुकन को वस्ताइन कहते हैं। हम जानते हैं उसूल क्या है हमारे पास, तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी होता है वस्ताइन के हासिल ज़रब के। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी होगा। ए चूंकि 2 है, डी हमको मालूम करना है, मसावी है बी चूंकि 5 है और सी चूंकि 6 है, लिहाजा हम कीमतें दर्ज करेंगे। 2d इज़ इक्वल टू 5 × 6 हो गया। चूंकि डी की हमको कदर मालूम करना है, लिहाजा हम 2 को मसावात की दूसरी जानिब जा बदली करेंगे, बदल देंगे उसकी जगह को। चूंकि 2d को ज़रब दे रहा होगा, मसावात की दूसरी जानिब जब चला जाएगा तो वो मसावात के दाएं तरफ के जो मकदार है उसको तकसीम करेगा। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकन 2 हो गया और ये 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर तकसीम खत्म हो चुकी तो ज़रब बाकी रह गया, 5 ज़रब 3 चूंकि 15 हुआ है। अजीज़ बच्चों, इस सवाल में जो मिसिंग रुकन है वो है 15। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, क्या ये अरकान तनासुब में हैं या नहीं हैं? हैं तो सही, अगर नहीं है तो ये तरतीब गलत है, हमको साबित करना है। चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ए बी सी और डी को नोट कर लेंगे। हम उसूल जानते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्ताइन के मसावी होता है। ए डी मसावी है बी सी, पहले रुकन में ए 15 है और डी 40 है। उसी तरह से दूसरे रुकन में बी 30 है और सी भी 30 है। दोनों का हासिल ज़रब देखते हैं, 15 और 40 का हासिल ज़रब 600 हासिल हुआ है, जबकि बी और सी का हासिल ज़रब 900 है। 600 900 के मसावी नहीं है, इसलिए हमने इसको काट दिया। चूंकि इस सवाल में तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्ताइन के हासिल ज़रब के मसावी नहीं है, तो लिहाजा जो तरतीब दी गई है अरकान की तनासुब में है, ये गलत है। चूंकि तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्ताइन के हासिल ज़रब के मसावी नहीं है, इसलिए ये जो तरतीब दी गई है वो तरतीब गलत है। इसी तरह से हमने दूसरा सवाल भी हल किया है। आप इसको अपनी नोटबुक में तहरीर कीजिए, इसको हल करने की आप भी कोशिश कीजिए। हमने उसी उसूल के तहत ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, यानी तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी है वस्ताइन के हासिल ज़रब के ज़रिए से इसको हल किया है। चूंकि दोनों हासिल ज़रब आपस में मसावी हासिल हुए हैं, लिहाजा ये जो दूसरे सवाल में तरतीब दी गई है अरकान की, ये तनासुब में हैं। मान लीजिए एक आदमी का वज़न 90 किलोग्राम है, कहाँ पर? ज़मीन पर, लेकिन 15 किलो वज़न हो जाएगा उसका चांद पर। आदमी का वज़न 90 किलो है ज़मीन पर, जबकि चांद पर उसका वज़न 15 किलो हो गया है। उसी तरह से एक औरत का वज़न 60 किलोग्राम है ज़मीन पर, लेकिन चांद पर उसका वज़न क्या हो जाएगा, ये हमें मालूम नहीं है। इस सवाल को भी हम उसी तनासुब की शक्ल में लाकर हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़मीन और चांद पर आदमी का जो वज़न है उसके हम दरमियान निस्बत लिखते हैं, 90 निस्बत 15। उसी तरह से औरत का चूंकि चांद पर क्या वज़न है हमें नहीं मालूम है, लिहाजा हम यहाँ पर एक फ़र्ज़ कर लेंगे। मान लीजिए कि चांद पर औरत का वज़न यम किलोग्राम है, तब ज़मीन और चांद पर औरत के वज़न के दरमियान निस्बत 60 निस्बत यम हो जाएगी। चूँकि दोनों निस्बतें तनासुब में हैं, लिहाजा हम इसको तनासुब में लिखेंगे। वस्ताइन और तरफ़ैन का हासिल ज़रब लिखेंगे। ए और डी का हासिल ज़रब 90 ज़रब यम होगा। बी और सी 16 to 15 है। यम चूंकि हमको नामालूम मकदार है, लिहाजा हम इसको बाएं तरफ रखकर मसावात की दूसरी जानिब 90 को हम मुंतकिल कर देंगे। 60 ज़रब 15/90 होगा। इसको जब आप हल करोगे ये सिफर सिफर कट जाएगा, 3 के पहाड़ से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 होगा। इस तरह से हमारे पास जो बचा है 3 एकन 3, 3 पंजे 15 हो गया। लास्ट में 2 ज़रब 5 यम की कदर हमको हासिल हुई है 10 किलोग्राम। औरत का वज़न चांद पर 10 किलोग्राम हमको हासिल होगा। अजीज़ बच्चों, ये तो आप बेहतर जानते हैं कौन सी तस्वीर है। ये एक ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है ये है इस ट्रेन की रफ्तार। आप गौर कीजिए, 60 किलोमीटर फ़ी घंटा इस ट्रेन की रफ्तार है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बटे की सूरत में। यहाँ पर एक और ट्रेन है, ये 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चलती है। इसको हम 100 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर इस ट्रेन की रफ्तार है। 60 रुपये फ़ी दर्जन। क्या है भाई? अंडे। देखिए यहाँ 12 अंडे हैं,
आप जानते हैं 1 दर्जन का मतलब है 12 अंडे। 12 अंडों की कीमत क्या रुपये है? 60 रुपये है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 60 रुपये फी दर्जन, यानी 1 दर्जन मसावी है 12, लिहाजा 60 रुपये बट्टे 12, यानी 12 अंडे 60 रुपये में हमको मिल रहे हैं। आप अपने अब्बू के साथ कभी मार्केट गए होंगे या बाज़ार गए होंगे, आपके अब्बू अंगूर ख़रीदना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दुकान पर जाकर पहले अंगूर वाले से 3 किलो अंगूर दे दो, ऐसा सवाल करेंगे? या फिर सबसे पहले, जी हाँ वही, पहले क्या करेंगे? अंगूर की कीमत मालूम करेंगे। आपके अब्बू क्या करेंगे? दुकानदार से पूछेंगे कि 1 किलो अंगूर की कीमत क्या है। यहाँ पर जो अंगूर की 1 किलो के लिए दुकानदार ने कीमत तय कर रखी है उसको हम शरह कहते हैं। इससे पहले की स्लाइड में आपने देखा ट्रेन की रफ्तारें थीं। एक ट्रेन थी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, वो उस ट्रेन की रफ्तार की शरह है। अगर मैं 2 घंटे उसी ट्रेन में सफ़र करूं तो मैं 2 घंटे में 120 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा, जबकि 100 किलोमीटर फी घंटे वाली अगर ट्रेन से जाऊंगा तो 2 घंटे में 200 किलोमीटर चला जाऊंगा। वो रफ्तार की शरह है। बाज़ मरतबा हम निस्बत को शरह में ज़ाहिर करते हैं। एक सेहतमंद इंसान की दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कती है, तो ये 72 निस्बत 1, इस तरह हम इस शरह को इस निस्बत में ज़ाहिर करेंगे। यहाँ 72 मरतबा फ़ी मिनट, ये शरह है, धड़कन, दिल की धड़कन की शरह 72 मरतबा फ़ी मिनट। इसको 72 निस्बत 1 लिख सकते हैं, 72 बट्टा 1। इस तरह से हिंदुस्तान में शरह पैदाइश, यानी 1000 बच्चों में जिंदा बचने वाले बच्चों की तादाद 21 है एक दिए गए वक्त में, तो उसको हम 21 निस्बत 1000 लिखते हैं, 21 बट्टा 1000। उसी तरह से मेरे वालिद 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, ये शरह है, इसको हम 60 निस्बत 1 की सूरत में हम निस्बत में लिख सकते हैं। सानिया ने 120 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदे, 120 रुपये फ़ी किलोग्राम, 120 निस्बत 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नबील ने 5 पेन 50 रुपये में ख़रीदे। क्या आप बता सकते हो कि 1 पेन की कीमत क्या होगी? अजीज़ बच्चों, यहाँ पर 5 पेन आपको नज़र आ रहे हैं। 50 रुपये में ख़रीदे गए के पेनों की तादाद 5 पेन है, तो 50 रुपये बट्टे 5 पेन। हम क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे, 5 एकन 5, 5 दहा 50। क्या समझ में आया? 10 रुपये में 1 पेन। यहाँ पर हम रुपये और पेन को नहीं काट सकते क्योंकि रुपये अलग चीज़ है, पेन अलग है। यहाँ पर ऊपर क्या बचा? शुमार कुनिंदे में 10 रुपये बच गए और नीचे 1 पेन। क्या समझ में आई बात? 1 पेन की कीमत 10 रुपये है, यानी यहाँ पर नबील ने 5 पेन खरीदे 50 रुपये में, तो उसकी मदद से हमने क्या मालूम किया? यहाँ पर 1 पेन की कीमत कितनी है हमने मालूम किया है। चलिए थोड़ा सा तस्दीक भी कर लेंगे। 1 पेन की कीमत 10 रुपये है, चलिए ये पेन 10 रुपये का है, ये भी पेन 10 रुपये का है, ये भी पेन 10 रुपये का है, और ये आखिर में ये पेन भी 10 रुपये का है। 10 रुपये, 20, 30, 40 और ये 50। बिल्कुल सही, नबील ने 5 पेन 50 रुपये में ख़रीदे हैं, तो 1 पेन की कीमत हमारे लिए 10 रुपये बनेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? चंद दी गई, यहाँ पर एक कीमत दी गई चंद अशिया की, उससे एक शय की कीमत हमने मालूम की है, उसी को हम इकाई का तरीक़ा कहते हैं। चंद अशिया की कीमत से एक शय की कीमत मालूम करना इकाई का तरीक़ा कहलाता है। अजीज़ बच्चों, अक्सर हम ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं? कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर हम अगली मिसालों में भी देखेंगे, अगर हमने 1 दर्जन मौज़ ख़रीदे हैं, 1 दर्जन मौज़ अगर हमने 36 रुपये में ख़रीदे हों, 1 मौज़ की कीमत क्या होगी? चंद अशिया की कीमत से एक शय की कीमत जो हम मालूम करते हैं उसको हम इकाई का तरीक़ा, यूनिटरी मेथड कहते हैं। इस तरीक़े में हम पहले एक इकाई की क़दर मालूम करने के बाद मतलूबा मक़दार की क़दर मालूम करते हैं। कौन से अमल के ज़रिए से इकाई की क़दर मालूम करेंगे? हम तक़सीम के ज़रिए से इकाई की क़दर मालूम करते हैं। 1 दर्जन मौज़ की कीमत 60 रुपये हो तो 8 मौज़ की कीमत क्या होगी? 1 दर्जन मौज़ की कीमत 60 रुपये है, तब 1 दर्जन मतलब 12 मौज़, यानी 60 रुपये को हम 12 से तकसीम करेंगे। हमने अभी देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 मौज़ कितने रुपये में हमको मिलेगा पहले वो मालूम करेंगे, उसके बाद 1 मौज़ की कीमत से 8 मौज़ कितने रुपये में आएंगे वो मालूम करेंगे, और एक शय की कीमत मालूम करने के लिए हम अमल तकसीम करेंगे। लिहाजा हमने लिखा है 60 रुपये बट्टे 12, 2 छक्के 12 हो गया है, 2 तिया 6 और 2 सिफर सिफर हो गया है, ये 6 एकन 6 हो गया है, और ये 6 पंजे 30, यानी 5 रुपये है, नीचे 1 है, यानी 5 रुपये में 1 मौज़ हमको हासिल हो रहा है।
अजीज़ बच्चों, एक मौज की कीमत 5 रुपये है तो 8 मौज कितने रुपये में आएंगे? यहाँ पर हम ज़रब चलीपाई के तौर पर हल करेंगे इसको। किस तरीके से 8 मौज को ज़रब देंगे 5 रुपये से बटा 1 मौज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, मौज और मौज को काट दिया। 8 ज़रब 5 रुपये बच गए हैं, 8 पंजे 40 रुपये, लिहाजा 8 मौज की कीमत 40 रुपये होगी। अजीज़ बच्चों, आपकी दरसी किताब के ये कीजिए और कोशिश कीजिए कि और मश्की सवालात जो हैं उनको, मिसालों के जो सवालात हैं उन तमाम सवालात को आप ज़रूर हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले पार्ट, सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।